स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल परीक्षा सर्कल पे। हम लोग संविधान की सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बता चुके हैं। आज आपको स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताना है। देखिए, सभी संविधान के सभी भाग में सबसे महत्वपूर्ण भाग है 3 और उसमें स्वतंत्रता का अधिकार वो और भी महत्वपूर्ण है। सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वो जाने उसको क्या क्या स्वतंत्रताएं मिली हुई है। राइट टू फ्रीडम इसको इंग्लिश में कहेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। ये आर्टिकल कितने में है? अनुच्छेद 19 से 22 याद रहेगा। अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में दिया गया है, इतना याद कर लीजिए। अब इसको और अच्छे से डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 में कुल 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, ठीक। 19 में कितने दी गई है? 6, और 6 बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग देखिएगा, जैसे पूछ लेगा प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता, जैसे वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता कहीं डायरेक्ट नहीं दिया गया है। जब आर्टिकल 6 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया तो बताया कि इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। जैसे 19(1)(a) दिख रहा है। 19(1)(a) यहां पर 6 दिया गया ना। 19(1)(a) में वाक एवं अभिव्यक्ति, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, ठीक। 19(1)(b) अभी हम इसको डिटेल में बताएंगे थोड़ा सिर्फ एक चार्ट बना देते हैं जिसे समझने में आसानी होगी। अब जब हमें वाक बोलने की स्वतंत्रता, हम लोग बोल दिया, किसके सामने बोलेंगे? तो इसके लिए हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दिया गया है। यदि हमको कोई बोलने का अधिकार देगा, जैसे हमारे कोई विचार है, हम बोलना चाह रहे हैं, बोलने जाएंगे तो सुनने के लिए कौन रहेगा? तो इसके लिए कहा गया है संविधान में कि आप एक सम्मेलन कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। तो वो सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता है हमारे आर्टिकल 19(1)(b) में दिया गया है, ठीक। 19(1)(c) अगर सम्मेलन करेंगे तो उसके लिए हमें, अब कुछ लोग जुड़ गए तो अब इनको क्या करेंगे? एक संगठन बनाने चाहिए ना, कि हमारा संगठन है। तो इसमें बताया गया है सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक। अब देखते हैं 19(1)(d) अब संगठन बन गया, लोग जुड़ गए, तो हम जाएंगे कहीं घूम के जाके अपने बातों को, अपने विचारों को रखे सबके सामने, अर्थात निर्बाध रूप से पूरे भारत में कहीं पर भी संचरण अर्थात घूमने की स्वतंत्रता। याद रहेगा, जब स्टेप बाय स्टेप है सब, कोनो ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठ के आ गया। पहले हमको बात करने की स्वतंत्रता मिला, बात बोल दिए, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संघ कहीं पे जा सकते हैं। अब कहीं जाएंगे, हमको मन किया वहीं पे बस जाएंगे 19(1)(e) में, ठीक। तो कहीं पे जाके बस गए तो होगा निवास करने की स्वतंत्रता। याद रहेगा। एक था 19(1)(f), एक था टाइगर नहीं, एक था संपत्ति। अब कहीं गए, वहां संपत्ति खरीदे, उसको अर्जन किए, व्ययन किए, उसका जो भी किए, पहन लिए सोना चांदी, तो लेकिन इसको हटा दिया गया। इसमें कुछ दिक्कत आ रही थी सरकार को कुछ इंप्लीमेंट करने में। जैसे रोड बनाना है, किसी का रोड पे रोड बनाना है, सरकारी रोड या रेलवे बिछाना है। अब किसी का संपत्ति है, वो कह रहा है हम नहीं देंगे अपनी जमीन। सरकार को समस्या आ गई और उसको मौलिक अधिकार दिया गया था कि उसका संपत्ति नहीं छीना जा सकता। तो इसलिए अब विकास रुक जाएगा देश का, तो इसको हटा दिया गया है 19(1)(f). अरे पूछ लेगा कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? याद है किसी को? 44वां संविधान संशोधन 1976 में। यहां से हटा करके 300 क एक लास्ट है 19(1)(g). इसमें 1 2 3 4 5 6 पहले टोटल 7 था। 19 में
अब 6 हो गया, एक तो हट गया था। अच्छा, कहीं गए, जाने के बाद क्या करेंगे? वहां बस गए रहे, खर्चा चलाने के लिए आजीविका का साधन अपनाएंगे, किसी प्रकार के आजीविका का साधन अपनाने के लिए, अर्थात व्यापार करने की स्वतंत्रता। इसी के अंतर्गत रोड, देखिएगा ये हमको लग रहा है अंदर नहीं आ रहा है आपके कैमरा में, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना इसको। व्यापार करने की स्वतंत्रता आ गया। अब देखिए क्या होता है, हमने कहीं गया, बस गया, निवास कर लिया, खर्चा कैसे चलेगा? तो कहीं भी निवास कर लिया तो वहां पर हमें व्यापार करने की स्वतंत्रता 19(1)(f) में, FG में दिया गया है। अब इसको क ख ग भी कर सकते हैं, क ख ग घ ङ, इसको हटा दीजिए, फिर यहां पर, ठीक। अच्छा, ऐसी स्वतंत्रता क्या इस पर सरकार रोक नहीं लगा सकती है? रोक लगा सकती है। तो इसको लिए हम इसको बाद में बता देंगे आगे। हाँ, तो अब आर्टिकल 20 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 20 बड़ा ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा। इसमें बताया गया दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब दोष सिद्धि क्या है? भाषा बहुत कठिन है, आसान शब्दों में समझते हैं। किसी के ऊपर आरोप लगता है, तो किसी के ऊपर जब आरोप लगता है तो उसे क्या क्या संविधान में संरक्षण पाते हैं। पहले इसको लिख देते हैं, दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक। इसमें क्या है? पहला है 20(1) कार्योत्तर विधियों संरक्षण। कार्योत्तर विधि, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इसको बोलते हैं। यदि आप लॉ का एग्जाम देंगे या उसमें, तो डायरेक्ट पूछे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से क्या समझते हैं, बता दीजिएगा, यदि पढ़े रहेंगे तो। 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण। कौन सा दंड? दोहरे। तीसरा क्या है? 20(3) आत्म अभि संशय से संरक्षण। तीनों के बारे में देखते हैं अब। तो कार्योत्तर विधि ऐसी विधि होती है, कार्योत्तर विधि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ऐसा लॉ जैसे हमने कोई अपराध किया, अर्थात मैंने कोई कार्य किया लेकिन वो अपराध नहीं है। मैंने अभी कोई कार्य कर दिया, वो अपराध नहीं है, लेकिन बाद में विधि बनाकर सरकार कहा कि हम इसको विधि बनाकर अपराध घोषित करते हैं और आपको सजा देते हैं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब हम जिस समय कार्य कर रहे हो उस समय विधि के अंतर्गत जो लॉ है उसमें अपराध रहना चाहिए, तभी अपराध मनाएगा। समझ में आया कि नहीं? यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं और विधि में अपराध नहीं है, लेकिन बाद में सरकार ने उसको अपराध बनाया और फिर हमको गिरफ्तार करने आ गई, तो ऐसा नियम नहीं है और ऐसा आप नहीं कर सकते। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? अब देखते हैं दोहरे दंड। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है। किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जा सकती है, दोबारा नहीं। हमने कोई कार्य किया, एक हमको मतलब 3 साल की सजा है, फिर दोबारा 3 साल की सजा उसी अपराध के लिए, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक। बहुत ही सिंपल है, बस याद रहना चाहिए। आत्माभिसंशय, अब गिरफ्तार करने के बाद पुलिस कहे जाओ साक्ष्य लेकर आओ कि आपने अपराध किया, तो नहीं सकता है भाई। आप हमको गिरफ्तार किए तो आप जाइए साक्ष्य जुटाइए। तो खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए सरकार, पुलिस, कोई भी व्यक्ति विवश नहीं कर सकता आपको। हाँ, यदि आप स्वेच्छा से चाहें भैया हम किए हैं और ये साक्ष्य है, तो आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, लेकिन आप पे दबाव नहीं दिया जा सकता। बड़ा ही सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक। 1, 2, 3। अब देखते हैं आर्टिकल 21। अब ये देखिए, आर्टिकल 21 जो है ना, सभी अनुच्छेदों में सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे, मतलब आर्टिकल 21 में आर्टिकल 19 भी शामिल है। अनुच्छेद 21, इसको कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या बोलेंगे? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सामान्य भाषा में जीवन जीने की स्वतंत्रता। जीवन जीने के लिए जो जो उपयोगी चीज है सब इसमें शामिल किया गया, ठीक।
अब इसमें बताया गया है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अपने मन माना नहीं। मतलब विधि में यदि ऐसा है और ऐसा वो कार्य करता है जो विधि विरुद्ध हो, तब उसे उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। जैसे आईपीसी के तहत किसी को गिरफ्तार करना, नॉर्मल किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ वो आईपीसी अब आईपीसी में दिया गया है, यदि किसी विधि में दिया गया है कि यह अपराध है, तभी उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। क्लियर है? अभी इन लोग को डिटेल में दिखा जाएगा। हाँ, तो देखिए अनुच्छेद 21 का जो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। कब? बहुत बार पूछा गया है सवाल, 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा का अधिकार है ना, बेसिक शिक्षा का अधिकार, इसे मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया। शिक्षा के अधिकार को हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, कारण कि सभी व्यक्तियों को शिक्षा अनिवार्य है। अतः इसके तहत तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे हैं, उसे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा। कितने? देखिए सवाल कोई भी पूछ सकता है, पूछेगा कितने वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन कई सारा रहेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002। क्या जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार। कहां पर जोड़ा गया है? 21 क में जोड़ा गया है, याद रहेगा। और देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अभी हम इसके बारे में बता रहे थे, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में जितने भी चीज है, एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो जो चीज है वो नए नए वाद आते गए, उसमें शामिल करता गया। जैसे एक आठ जैसे उदाहरण देते हैं, कभी कभी होता है कि हमें विदेश जाने का मन कर रहा है, तो सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी, मतलब विदेश जाने की स्वतंत्रता इसमें शामिल है। ठीक, स्वच्छ वातावरण में रहने की स्वतंत्रता, मतलब स्वच्छ हमको वातावरण चाहिए। अब सरकार से कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ एनवायरमेंट में स्वच्छ वातावरण नहीं है, जैसे कोई आग जला रहा है खूब ढेर सारा आपके आसपास में, उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। आर्टिकल 32, 226 के तहत बहुत कुछ है। आपको अच्छा रोड नहीं मिल रहा है, सही जल नहीं मिल रहा है, प्रदूषित जल मिल रहा है, ये सब क्या है? हाँ, अभी अभी कुछ दिन से आपको देखने में आ रहा है, कोरोना काल से निःशुल्क व्यक्ति को राशन मिल रहा है। तो राशन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन क्या ये व्यक्ति का अधिकार है? हाँ, तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, तभी दिया जा रहा है, वो अपने घर से नहीं दे रहे हैं। मौलिक अधिकार हर व्यक्ति का है कि यदि वो व्यक्ति राशन यदि लेने में असमर्थ है, गरीब है, तो उसे राशन प्राप्त करने का अधिकार आर्टिकल 21 में दिया है। ठीक, समझिए इसको। अब देखिए आर्टिकल 22 जो है ना, ये बड़ा ही लंबा है, इसको हम अलग से इसी में इसको मिटाकर बता देते हैं। ठीक, अगला स्लाइड में देखते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22। देखिए क्या होता है, जब अनुच्छेद 21 आपका यदि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 को समाप्त किया जाता है, तो आपको अनुच्छेद 22 का स्वतंत्रता मिलेगी। जब उसे समाप्त किया जाएगा तब। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 बताता है यदि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो इसमें होगा गिरफ्तार और निरोध, डिटेंशन जिसको कहते हैं, निरोध से संरक्षण, दोनों। देखो गिरफ्तार, इसको अरेस्ट कहेंगे, इसको अरेस्ट कहेंगे, इसे डिटेंशन कहेंगे। दोनों में व्यक्ति को गिरफ्तारी किया जाता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक, इसमें गिरफ्तार में कोई व्यक्ति कांड करेगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोई व्यक्ति गलत कार्य किया और जो कि हमारे विधि में विधि विरुद्ध है, तो उसको क्या किया जाएगा? पुलिस जाएगी, खोजेगी, गिरफ्तार कर लेगी। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा? शक के बिना पर, मतलब कोई व्यक्ति गलत काम किया नहीं है, लेकिन हमको शक है कि वो करेगा, तो उसको डिटेन कर लिया जाएगा, अर्थात उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक, क्लियर है? अब इसमें क्या क्या संरक्षण मिला है सबको, उसको देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 22 का 1 से 2, 1 और 2 में सामान्य विधि के अधीन किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या क्या संरक्षण मिला है, इसमें दिया गया। ठीक, तो अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसे क्या क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? सबसे पहला
तो उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। भाई किसी को गिरफ्तार किया जा रहा था, क्या कारण था कि हमको गिरफ्तार किया जा रहा है? सबसे पहले तो जानेंगे ना कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, इसका कारण बताइए सामान्य विधि के अधीन। ठीक। दूसरा क्या कहता है, चलिए भाई गिरफ्तार कर लिया, तो हम अपने मनपसंद किसी वकील या विधि व्यवसायी उससे हम परामर्श ले सकते हैं। ठीक। तो अब दूसरा क्या कहता है, मनपसंद विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार। इसीलिए ना कोई गिरफ्तार होता है तो सबसे पहले भागता है वकीलों के पास। काहे? क्योंकि उन्हें ये अधिकार मिला है कि यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो हम अपने मनपसंद के वकील के पास जा सकते हैं। किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है उसका कारण क्या है, आर्टिकल 22 में बताया गया है। पूछिए आप, यदि गिरफ्तार किया जाता है तो, अन्यथा नहीं जाइएगा। तीसरा क्या बोलता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया तो 24 घंटे के अंदर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करने का। सब लोग गिरफ्तार होने की बात कहते हैं, 24 घंटे के अंदर छूट जाना तब मजिस्ट्रेट के सामने जाइएगा। तो ये होता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का ना। अच्छा, अब कोई व्यक्ति है दिल्ली में गिरफ्तार हुआ, उसको वाराणसी में दिखाना है, 24 घंटे के अंदर पेश करना है, तो वहां से यहां पर आने में जो मान लीजिए 12 घंटा लग गया, तो 12 घंटा काउंट नहीं होगा, यात्रा व्यय इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। एक एक चीज ध्यान से देखिए, समझ आ रहा है कि नहीं? गिरफ्तार करने का कारण जानने का अधिकार, मनपसंद विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का। यदि पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं अनुच्छेद 22 का 3। एक सेकेंड, इसी में बता देते हैं। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जानने का अधिकार, क्योंकि आम मतलब रास्ते में चल रहे हैं, कब क्या हो जाए। पुलिस का इसमें तांडव दिख रहे हैं, तांडव नहीं कर सकते उसको, वो तो अपना अपना कर्तव्य निभा रहा है। व्यक्ति को भी अपना अधिकार पता रहना चाहिए। आर्टिकल 22 का 3 देखना है ना, इसमें अपवाद बता दिया गया है। क्या क्या इसके अपवाद है? अपवाद क्या है, कोई अन्य देश का शत्रु यदि है, विदेश का कोई मान लीजिए कोई आ गया है आतंकवादी, तो उसको यह नहीं मिलेगा, यह अधिकार नहीं देगा अन्य देशीय शत्रु को, अन्य देश के शत्रु को जो होंगे उनको यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। देख लीजिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन याद रहना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, जिसको निवारक निरोध अधिनियम के तहत, डिटेंशन के तहत, जिसको निवारक निरोध अधिनियम के तहत या निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी। कौन सा? जो इसके पहले बताएं, 24 घंटा गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाने का अधिकार, अपने मनपसंद विधि व्यवसायी का अधिकार, उसको नहीं मिलेगा यदि जिसको इसके तहत गिरफ्तार किया जाता है। इसकी चर्चा कहां किया गया है, तो आर्टिकल 22 का खंड 4 से 7 तक में, आर्टिकल 22 के खंड 4 से 7 तक में निवारक निरोध के बारे में बताया गया है। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमेशा आप सुने होंगे यूएपीए, रासुका के तहत किसी को गिरफ्तार कर लिया गया, किसी पे यूएपीए चला गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कई सारा है, देखते हैं उसके। हाँ, तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे गिरफ्तारी किया जा सकता है और उसको कैसे संरक्षण प्राप्त है। अब देखते हैं आर्टिकल 22 का 4 से 7, जिसमें 4 से 5 में दिया गया है कि किस तरह से निवारक निरोध के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या था?
निवारक निरोध के तहत। देखिए, विश्व के किसी भी संविधान में ना, जो मतलब जहां पर राजतंत्र नहीं है, जहां पर लोकतंत्र है, वहां पर शांति काल में तो निवारक निरोध के बारे में दिया ही नहीं है। किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तारी का कारण नहीं, गिरफ्तारी करने का मतलब नहीं दिया गया संविधान में, कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां पे शांति काल में भी और युद्ध काल अर्थात अशांति में भी इसको अपनाया गया है। क्यों भाई? इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पर व्यवस्था बनाने के लिए इसको लिया गया है कि कोई ऐसा कार्य ना करे जो देश विरोधी हो। अब इसमें क्या किया गया देखते हैं, आर्टिकल 22 का 4 से 5 में कि यदि किसी व्यक्ति को जिसपे संदेह हो उसे 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। कितने महीने तक? ये हमारे संविधान में दिया गया है 4 से 5 में 3 माह तक, मात्र 3 महीने तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं, अब उसको यथाशीघ्र क्या होगा? गिरफ्तार किया गया है तो उसको आधार बताया जाएगा, गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा, आधार अर्थात ग्राउंड कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया गया। मेन उसका क्या है? 3 माह तक। फिर क्या? उसको प्रेजेंटेशन देने का अधिकार, अभ्यावेदन, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको अभ्यावेदन प्रेजेंटेशन देने का अधिकार मिलेगा। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण तो यह है, यदि उसे गिरफ्तार किया गया ना, दिख रहा है यहां पर, तो गिरफ्तार यदि हाई कोर्ट के जज द्वारा एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी कहता कि नहीं, इसे 3 माह से अधिक के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है, तो क्या किया जाएगा? जब कमेटी कहता है, हाई कोर्ट के जजों द्वारा जो कमेटी बनेगी कि 3 माह से अधिक से प्लस होगा तो गिरफ्तार कर भी सकते हैं, अर्थात 3 माह से अधिक के लिए भी उसे निरुद्ध किया जा सकता है। ये क्या था? निवारक, अर्थात कोई कार्य होने के पहले, कोई मतलब हमको संभावना है कि गलत काम करेगा तो उसको पहले ही डिटेन कर लिया जाएगा। एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका क्या कहा गया कि भाई साहब, आर्टिकल 7 में 22 का 7, आर्टिकल 22 का 7 दिख रहा है यहां पर। आर्टिकल 22 के 7 में कहा गया है, संसद है वो विधि बनाकर निवारक निरोध से संबंधित कानून बना सकती है। अब कानून बना के उसमें बताएगा कि 3 माह से अधिक के लिए कब गिरफ्तार कर सकते हैं। संसद बहुत ही चला गया इस मामले में, वो अपने इस शक्ति का यूज किया और कई सारे निवारक निरोध कानून बना दिया। इसमें आपका निवारक निरोध अधिनियम 1950, मीसा, कोफेपोसा, फिर टाडा और कई सारे रासुका, तो उसको हम लोग सब पढ़ेंगे अभी, पोटा, और लास्ट में यूएपीए। आप सुने होंगे कि यूएपीए के तहत उसको गिरफ्तार कर लिया गया, किसी पे रासुका चल रहा है, और इमरजेंसी में मीसा बहुत तेज काम किया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है नॉर्मली। देखते हैं उसको अगले स्लाइड में। हाँ, तो देखिए, जब संसद को अधिकार मिला कि आप कानून बना सकते हैं, संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग किया और सबसे पहला 1950 में ही निवारक निरोध अधिनियम, कौन सा? निवारक निरोध अधिनियम 1950 ला दिया। उसमें 3 माह था, यहाँ कहा कि भाई हम 1 वर्ष तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकते हैं। ठीक, कब आया? 1950 में, और 1969 तक चला। उसके बाद क्या होता है ना, मीसा आता है, ये थोड़ा उससे हार्ड था। इसमें क्या हुआ? मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा कहीं लिखते नहीं, लिखे नहीं, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसको हिंदी में कहेंगे, क्या कहेंगे? आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, मीसा। इसमें शासन किसका था? इंदिरा गांधी का। और मीसा के तहत इमरजेंसी के टाइम सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। जब देश में इमरजेंसी लगा था 1975 के समय, तो उसमें गिरफ्तारियां किया जा रहा था। जितने भी विपक्ष में नेताओं थे, सभी नेताओं को अंदर कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस अधिकार के तहत? मीसा के तहत। इसमें मिनिमम या मैक्सिमम 21 माह तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। कितना? 21 माह तक। लालू यादव भी गिरफ्तार थे, और उनकी बिटिया का नाम था, उस समय उनकी एक बिटिया हुई थी
जिनका नाम मीसा पड़ा, इसके याद में उन्होंने अपनी बिटिया का नाम मीसा रख लिया। इसको कहेंगे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। एक आया था, मतलब एक एक्ट आया था, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम। इसे आर्थिक जगत का रासुका कहते हैं। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, इसके तहत किसी व्यक्ति को 2 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। कितना? 2 वर्ष। शुरू में 1 वर्ष था, बाद में संशोधन करके इसे 2 वर्ष कर लिया गया। कोफे पोसा इसको कहेंगे। मिलान करने के लिए आ जाएगा, कभी कभी किस सन में कौन सा आया था, 2-4 ठो दे देगा एक साइड, उसका डेट दे देगा पीसीएस के एग्जाम में। अब देखते हैं रासुका। बड़ा ही चर्चा में रहा है रासुका। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसके तहत भी बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे देखते हैं आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियां निरोध अधिनियम 1985। 1985 से 95 तक था। इसका डेट 10 साल के लिए आया था, 10 साल बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है, जिसको नॉर्मली भाषा में हम लोग टाडा कहते हैं। अभी तक जितना भी आप देख रहे हैं एक्ट अधिनियम जो बना है, सबसे खतरनाक ही था टाडा। टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज अधिनियम या एक्ट जिसको कहते हैं, क्या कहेंगे? टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, निरोध अधिनियम को प्रिवेंशन एक्ट कहेंगे, 1985। अभी तक के सबसे जितना भी निरोध अधिनियम आया है, सबसे हार्ड, सबसे खतरनाक। अब देखते हैं अगला 6वां, आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002। जब ये समाप्त होता है तो इसका स्थान दिया जाता है पोटा को। टाडा, पोटा, मीसा, पोटा को दिया जाता है, जो कि ज्यादा चला नहीं, 2 साल ही चला। 2002 में आया, 2004 में समाप्त हो गया। ठीक, अभी कौन सा चल रहा है? यूएपीए 2004। यूएपीए 2004 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। देखिए इसमें क्या है, पोटा में आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 पोटा, इसमें टी का अर्थ होता है टेररिज्म, इसमें टी का अर्थ होता है टेररिस्ट। फुल फॉर्म पूछ लेगा, ऊपर नीचे मत होइएगा, कंफ्यूजन में। इसमें टेररिस्ट होता है, इसमें टेररिज्म होगा। इसको देखते हैं गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004। कौन सा? गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, इंग्लिश में कहेंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसके तहत गिरफ्तारी होता है, और जो कि इसके तहत कोई व्यक्ति देश विरोधी कार्य करता है तो उसमें मृत्यु दंड तक की सजा दिया गया है, मृत्यु दंड तक की सजा। किसमें? यूएपीए के तहत। धन्यवाद दोस्तों, आज हमारे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। आगे वीडियो के लिए आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं।